जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी यूएस, इसराइल और ईरान वॉर के बारे में। मैंने सोचा पार्ट 2 कर लिया जाए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इतने सारे पन्ने अब खुल के दिख रहे हैं कि ये वॉर लोगों ने शायद सोचा नहीं था ये इतना बड़ा हो जाएगा और ये बहुत बड़ी वॉर हो गई है। और इसलिए मैं आज काफ़ी विस्तार में आपसे बात करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को 1.5 स्पीड पे सुनिए, आपके लिए भी तेज़ हो जाएगा। और मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, अपने लैपटॉप में देख के मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा तो आप भी फटाफट देख पाएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को बात करनी है। पता नहीं मेरे को इंडिया में मीडिया इसके बारे में बात कर पा रही है, उतनी गहराई में सोच पा रही है, लेकिन मेरे को लगा कि मैं जितना पढ़ता हूँ जियो पॉलिटिक्स और मैं इतना बड़ा स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स का, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। सबसे पहले, ट्रंप और नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। उन्होंने पूरी तरह मिसकैलकुलेट किया ईरान की जो ताकत है उसको। उन्हें लगा कि एयर पावर भेजेंगे, अपनी फाइटर जेट्स भेजेंगे, दबा के बॉम्बिंग करेंगे। आयतोला अली खमेनी को डे 1 पे ही उन्होंने मार दिया, सुप्रीम लीडर को। तो डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स तो कर दी उन्होंने और उनको लगा लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन आयतोला अली खमेनी तो अब जैसे मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में बोलते हैं, वो तो शहादत उन्होंने पाली और शहीद हो गए। तो वो एक बहुत बड़े अब फिगर बन गए हैं शिया कम्युनिटी के लिए। तो ईरानियंस तो लोग, ये अमेरिकन्स को और इसराइलीज़ को ना बहुत पुअर नॉलेज थी ईरान की और वो दिख रही है। उन्हें लगा ईरानियंस सड़क पे आ जाएंगे और सरकार को गिरा देंगे। ऐसा नहीं हुआ है। वो भूल गए कि ईरान पर्शिया रह चुका है, बहुत लंबी मेमोरी है। ईरानियंस खुद बोल रहे हैं कि हम 3000 साल पुराने देश हैं, तुमको तो बने हुए, इसराइल को तो बने हुए 100 साल नहीं हुए, अमेरिका को 200 साल नहीं हुए, हम तो 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। ऐसे कैसे आप कर सकते हो ये? और पता है इसराइल और अमेरिका ने गलत चीज़ क्या की? ठीक है, आप आईआरजीसी को मार रहे हैं, मारिए। ईरान के तेल को, ईरान के डीसैलिनेशन वाटर प्लांट्स को, और सबसे बड़ी चीज़, ईरान में स्कूल में बॉम्ब्स नहीं गिराने चाहिए थे। इनोसेंट बच्चियों की कोई गलती नहीं थी। और ये बात अमेरिकन्स और इसराइलीज़ को पता नहीं कौन समझाएगा। उन्हें तो मज़ा आता है इनोसेंट्स पे बॉम्ब गिराने में। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद से जहाँ भी उन्होंने इंटरवेंशन किया है, उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब ज़रूर गिराए हैं। ये वियतनाम में आप देख सकते हैं, इराक वॉर में देख सकते हैं, आप अफ़गानिस्तान में भी देख सकते हैं। तो अमेरिका ने कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई की है, पुराना ही उनका चलता आ रहा है। और ट्रंप ने तो बहुत बहुत बड़ी मुसीबत, ट्रंप ना ऐसी सूखी मछली खा गया है, ना वो निगल पा रहा है ना वो उल्टी कर पा रहा है। तो फंस गया है ईरान उसके गले में, और ईरान की वजह से ट्रंप का फ्यूचर अब पूरी तरह खतरे में है। अब आते हैं इसराइल पे। बेंजामिन नेतन्याहू का करियर ख़त्म। इजरायलीज़ अभी के पोल्स बता रहे हैं कि 80% इजरायलीज़ इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिस कन्विंस कर रहा है लोगों को कि जो हम कर रहे हैं सही लड़ाई है, जो ईरान का थ्रेट है वो हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ईरान ऐसी मार लगा रहा है ना इसराइल की, इसराइल में फ्री स्पीच बैन हो रखी है। अब बता नहीं सकते आप, लेकिन सोशल मीडिया कब तक छुपाएंगे ना आप? तो ईरान अच्छे से रख के मार रहा है इसराइल को। और इसमें नेतन्याहू तो ख़त्म, वो वापस कभी नहीं आने वाले। और इजरायली सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन हो चुका है। अगर आप थोड़ा बहुत जूस के बारे में जानते हैं तो जो इसराइल की जो सोसाइटी है, जिसको सेटअप किया, जिसको इस्टेब्लिश किया, जिसने मोसाद को बनाया, वो अस्केनाजी ज्यूज़ हैं। वो काफ़ी हद तक लिबरल और सेंटर लेफ्ट माने जाते हैं। फिर आते हैं हरेडी ज्यूज़, जो राइट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स राइट में माने जाते हैं। इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो रही है। अश्केनाजीज़ काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे। हरेडी ज्यूज़ एकदम ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, और वो बच्चों पे बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। इन दोनों में बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं है। हरेडीज़ नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं, अश्केनाजीज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। इसराइल के लोगों में बहुत इरिटेशन है, बार बार सायरन्स बज रहे हैं, बार बार बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है। तो इसराइलीज़ आर नॉट हैप्पी, दे मे शो दे आर हैप्पी बट दे आर लाइंग। अमेरिकन्स आर वेरी मच नॉट हैप्पी। इनफैक्ट अमेरिका तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनको इतने लॉसेस जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका को और भी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको मीडिया वॉरफेयर करना आता है, फॉग ऑफ वॉर क्रिएट करना और उसमें खेलना उन्हें आता है। इनकी जो डेथ्स अभी तक बताई हैं वो गलत बताई हैं, ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। और जो यूएसएस कैरियर ग्रुप है जो पुल बैक हो रहा है, अब्राहम लिंकन, अमेरिकन्स बोल रहे हैं कि लॉन्ड्री रूम में आग लग गई। राइट, डेफिनेटली ईरानियंस ने कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे हिट किया ही होगा।
और अब आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी पुल आउट हो रहा है। तो दो जो बड़े टेकअवेज आ रहे हैं कि एक तो ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा कि ये वेनेजुएला जैसा निकलेगा, भैया आप एक सिविलाइजेशनल पावर से लड़ रहे हैं और ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अब जब आयतुल्ला अली खमेनी की को मार दिया है, यंगर लोग आएंगे जो उनमें जज्बा ज़्यादा होगा, उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो डेफिनेटली ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बना के रखेंगे। ये होएगा ही होएगा। अब ये कभी न्यूज़ में आए ना आए वो ईरान के ऊपर है, बट ईरान इंश्योर करेगा कि उनके साथ ऐसा कभी ना हो। इसलिए अब मैं थोड़ा ईरान की सोसाइटी पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा ठीक है, हम मान सकते हैं कि IRGC ईरान की जो कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, उस पर बहुत दबाव बना रही थी, काफ़ी इनोसेंट्स को मारा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा। तो ठीक है, ईरान बहुत ही पढ़ा लिखा देश है, आप मानेंगे नहीं, वहाँ 80% लोगों के पास मास्टर्स है और 35% लोगों के पास, या 35 से भी ऊपर लोगों के पास PhDs है। ईरानियंस सारी पढ़ाई अपनी फ़ारसी में करते हैं, उनकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब फ़ारसी में होती है। वो हमारी तरह कॉलोनाइज्ड नेशन नहीं है, वो एक बहुत प्राउड नेशन रह चुके हैं, उनके अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस मामले में ईरान की सोसाइटी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया गया था। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट पीपल। तो ठीक है, IRGC ने जो भी किया, ईरानियंस नाखुश थे, बट आपने क्यों ठेका ले रखा है अमेरिकन और इसराइलीज़ ने कि हम इन लोगों को वो दिलाएंगे जो इन लोगों को चाहिए? आपको क्या पता ईरानियंस को क्या चाहिए? क्या पता ईरानियंस IRGC के साथ मिलकर, क्योंकि IRGC भी तो उन्हीं घरों से आती है, तो वो उनकी आपस की थी। आपस में तो हर देश में तो प्रोटेस्ट होते ही है ना। अभी अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें चीन और रशिया ने अगर कभी सोच लिया कि हम अमेरिका को ठोकने लगते हैं ताकि ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के लोगों को जस्टिस मिले, तो अमेरिका सह लेगा? नहीं सहेगा ना। यही लॉजिक ईरान के साथ भी अप्लाई हो रहा है। अमेरिका और इसराइल ने हाथ अपने उसमें ले लिया कि हम ईरान में रेवोल्यूशन लाएंगे। लो आपका रेवोल्यूशन, आपको ईरान ने मस्त रेवोल्यूशन दिया है खुर्रम शहर 4 नाम के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ और शाहिद ड्रोन के नाम के साथ बढ़िया सा रेवोल्यूशन इसराइल और अमेरिका को थमाया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन्हीं के बारे में। ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है बड़ी मज़ेदार हो गई है। पिछले साल 2025 में जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी ना, तो मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई थी, सिंगल वॉरहेड फायर हुए थे इसराइल में। तो क्या है, एक इंटरसेप्टर आके इसराइल की आयरन डोम का इंटरसेप्टर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता था। अब क्या हो रहा है कि ईरान की मिसाइल जब आ रही है ना इसराइल के ऊपर, जैसी शहर के ऊपर आती है खुल जाती है, उसमें से छोटे छोटे अलग अलग बॉम्ब्स निकलते हैं। अभी तक मैंने जो एक सबसे मज़ेदार फिगर देखा है, एक मिसाइल में से 80 तक निकले हैं, छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, इतने 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 बड़े बड़े बॉम्ब्स होंगे, उनको आप इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। तो ईरानियंस तो सीख गए थे कि हमें अगली लड़ाई कैसे लड़नी होगी, और वो बहुत ही बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ल्ड की जो सुपर पावर है उसको तो लिटरली रुलाने वाली हालत पे हो गए हैं। वो छोड़ो, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को गिरा सकता है ईरान अभी। और अगर मैं ईरानी होता ना तो मैं गिरा देता, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया शांत रही है। देखिए, ये लड़ाई अमेरिका और इसराइल ने स्टार्ट की, उसके बाद भी ग्लोबली इतनी चुप्पी। अरे सबको मिलके कंडेम करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। कोई तो सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा ना कि इसराइल और अमेरिका पे सैंक्शंस लगा दो, क्यों नहीं कर रहा? लगाने चाहिए थे। कोई नहीं बात कर रहा ना कि इसराइली और अमेरिकन एसेट्स फ्रीज कर लो, क्यों नहीं कर रहा? करने चाहिए। तो मैं अगर ईरानियन होता ना, मैं तो ग्लोबल इकोनॉमी डुबा देता कि हम जा रहे हैं ना, हमारे साथ साथ सबको ले चलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश पे आके ऐसे स्ट्राइक्स करने की? अभी दूसरी बात पे आते हैं। इतने साल ईरान पे सैंक्शंस लगे रहे, उसके बाद भी आप उनके शहरों के हाल देखिए कितने अच्छे से डेवलप्ड हैं। तो उनकी सोसाइटी में कुछ चीज़ें तो काम कर रही हैं ना। अब आप बोल रहे हैं, अमेरिकन और इसराइलीज बोल रहे हैं कि IRGC टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पाकिस्तान भी है ना। अब आप नेक्स्ट पाकिस्तान पे करके दिखाइए ऐसा हमला, करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। और आप कौन होते हैं ठेकेदार कि IRGC टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अमेरिकन ने इतने बॉम्ब स्कूल और हॉस्पिटल्स पे गिराए हैं, आप क्यों नहीं टेररिस्ट नेशन है? अमेरिका और इसराइल टेररिस्ट नेशन से कम थोड़ी हैं। उनकी हरकतें देखिए, हर लड़ाई वही स्टार्ट करते हैं, बॉम्ब्स स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे गिराते हैं, बाकी लेकिन उनको वो टेररिस्ट बोलते हैं। जब वो रिटेलिएट करे तो और ज़्यादा टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये आपका अब दुनिया नहीं चलेगा। और ये आई थिंक हैट्स ऑफ टू ईरान, क्योंकि दे आर द गट्स टू टेक दिस वॉर टू द फेस ऑफ अमेरिकन एंड टेल देम कि आपका राज, आपकी दादागिरी, आपका गुंडागर्दी हम यहीं ख़त्म कर देंगे। अब मैं आता हूँ एक मज़ेदार चीज़ पे। ईरान ने सोचा कि यार सिर्फ इसराइल और अमेरिकन को ही क्यों पीटूँ, मैं सबको पीटता चलता हूँ ना, देखते हैं किसमें कितना दम है। इतने ये जो गल्फ़ नेशंस थे, जो सुन्नी मेजॉरिटी नेशंस थे, जो अमेरिका की लैब में बैठे हुए थे, उनको तेल बेच के, उनके हथियार खरीद के बड़े स्ट्रॉन्ग बनते थे, उनकी
टाइम टाइम फुस कर रखी है ईरान ने। उनकी दम नहीं हो रही कुछ करने की ईरान में। क्यों? क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है। फाइटर जेट्स होंगे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही ईरान के अंदर जाने की, क्योंकि शूट डाउन हो गया तो अपने शेख अपने लोगों को कैसे समझाएंगे कि हम एक मुसलमान देश होके एक और मुसलमान देश पे रमज़ान के महीने में हमला कर रहे हैं। तो अमेरिकन और जूज़ ने, तो क्रिश्चियंस और जूज़ ने सोचा कि हम इस शिया देश को रमज़ान के महीने में ठोकते हैं, पता चलेगा। और साथ साथ में वो सोच रहे, उन्होंने तो गेम प्लान किया होगा ना कि ईरान सबको मारेगा तो सारे सुन्नी मिल के मारेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। उनको भी तो अपने लोगों को जवाब देना है ना। तो वो अब डिफेंस कर रहे हैं बस। आप यूएई का हाल देख लीजिए, ठीक है। यूएई इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इस पूरे रीजन में सबसे क्लोजेस्ट कोई कंट्री इंडिया के लिए है तो यूएई है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यूएई है। लेकिन देयर बीइंग हिट, ईरान की ड्रोन्स तो आके लग रही हैं। तो अमेरिका ने जो वायदे किए थे ना कि हम आपको बचा लेंगे, हम तेल की बिज़नेस करते हैं, पेट्रोल ऑयल का बिज़नेस करते हैं, आप हमसे हथियार खरीदो। ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के एमबीएस को बुला के इतने बड़े बड़े पोस्टर F-15 के दिखाए थे कि आप हमसे ले लो। सब दिख रहा है किसको क्या क्या मिल रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट को ईरान ने ऐसे पकड़ रखा है कि तुम हिल के तो दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे। अब ये लड़ाई चलेगी, काफ़ी महीने चलेगी। और इसको रोकने वाला, देखिए, अल्टीमेटली ईरान इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग बट नॉट बिग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ। तो कहीं ना कहीं जाके 1 साल 2 साल कभी ना कभी तो IRGC कमज़ोर हो जाएगी, IRGC गिर जाएगी। ठीक है, ये होएगा ही होएगा, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कौन आएगा वो अभी हम कह नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि ट्रंप और नेतन्याहू की किताब बंद। अब कौन आएगा वहाँ वो भी नहीं कह सकते। बात करता हूँ मैं इंडिया पे। अभी इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें ऐसी की जो समझ नहीं आ रही और हम सवाल नहीं उठा रहे। पहला तो ये, जब हमें पता था कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बिल्डअप रीजन में कर रखा है 2003 इराक इन्वेजन के बाद, तो हमारे प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए और वहाँ से वो क्या ऐसी डील करके लाए जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल है। अगर आप यही बोलते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे आता है, तो क्या है वो डील इजराइल के साथ जो हुई है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है? क्यों नहीं आप उसको पब्लिक कर रहे? ऐसा क्या सीक्रेटिव है? दूसरा, जब अमेरिका और इजराइल ने बॉम्ब गिराया ईरान के स्कूल पे और 169 गर्ल्स को मारा, तब हमसे एक ट्वीट नहीं निकला गया? क्यों नहीं निकला गया? तीसरा, लड़ाई होने के 10 दिन बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। 10 दिन क्यों लगे? आप दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन कर सकते थे, 1 हफ्ते से अंदर अंदर कर सकते थे। ऐसी क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है कि ईरान, जो एक हमारा बहुत पुराना एलाय होता था, मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी आगे भी रहे, क्योंकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट से बहुत अलग कंट्री है। लेकिन लगभग आप देखिए यही हुआ है। मैंने आपको ऐसे क्रंच करके बताया, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे टेक अवेज क्या हैं। देखिए, अमेरिका एक कॉलोनियल पावर है, एक इम्पीरियलिस्ट पावर है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके वाइट पेपर्स पढ़ेंगे, उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पेपर्स पढ़ेंगे, उनको जो सपोर्ट करती है हेरिटेज फाउंडेशन, उनका प्रोजेक्ट 2025 पढ़ेंगे, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की स्पीच सुनेंगे, आप US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो जो मार्च इसी महीने में भारत में ही आके रायसीना डायलॉग में आके हमारे मुंह पे बोल के जा रहे हैं कि हम भारत को चाइना की तरह राइज नहीं करने देंगे। अगर आप ये सब समझेंगे तो आप समझ जाएंगे अमेरिका का गेम प्लान क्या है। अमेरिका का गेम प्लान है 2 चीज़ें, चीन को लुढ़काना है और चीन को लुढ़काने के रास्ते में भारत को भी लुढ़काना है। ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, अमेरिका ने सालों साल इस पे काम किया है। आप, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे थे, अच्छे हो गए हैं, आपको लगा कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। आप बिल्कुल गलत हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अमेरिकन सुप्रेमेसी की। अमेरिका एक सुपर पावर है, उनका एक ही लॉजिक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अमेरिकन आर सुप्रेमेसिस्ट, वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, वो अपने आप को सबसे बेस्ट मानते हैं। वो अमेरिका जो जिन लोगों ने उस कंट्री को स्थापित किया है वो कॉलोनाइजर्स रह चुके हैं। अमेरिका की वही सोच है और वो वही कर रहे हैं और वो करते आ रहे हैं। और हमको ये दिखता नहीं, क्योंकि हमें अमेरिका की वीज़ा की पड़ी रहती है। कोई हमारी स्पाइन नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है हमारी। अमेरिका से हम
बिजनेस पे बिजनेस किए जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, जब से यूएस के साथ हमारी न्यूक्लियर डील साइन हुई है, अमेरिका ने कितने इनरोड्स कर लिए हैं हमारी कंट्री में। और मोदी सरकार 1, 2 और 3 में तो अमेरिका घुसता ही चला आया है हमारे देश में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है, आप बोल सकते हैं कि अमेरिका भारत का आईटी सेक्टर खड़ा करके रखता है। आपको पता है कि अमेरिका अगर इंडिया का आईटी सेक्टर खड़ा करके रखता है ना, तो वो इसलिए करता है ताकि इंडिया अपना आईटी सेक्टर ना बना ले, जैसे चीन ने अपना बना लिया है। हमारे लोग किसी और के लिए काम करने में बड़े खुश हैं, क्योंकि उसमें हमारे हाथ पैर कहाँ गंदे होंगे। चुपचाप सैलरी आएगी, चुपचाप पैसे आएंगे, किसी अमेरिकन कंपनी के लिए काम करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और ये अमेरिका ने बहुत अच्छे से हमारे साथ किया है। बाकी चीज़ें देखते हैं। हम बोलते हैं कि अमेरिका और इंडिया 21st सेंचुरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो भी यही बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 3 बार बुला लिया खाने पे, और यहाँ किसी ने हल्ला भी नहीं मचाया। तो यही है हमारी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ। और बताते हैं, नेपाल में उन्होंने रिजीम चेंज कर लिया, ठीक है। जो पीएम ओली की गवर्नमेंट थी, जो प्रो चाइना थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऑफ कोर्स प्रो चाइना रहेगी, उसको हटा दिया। बालिन शाह को ले आए हैं, एक अननोन रैपर, जो काफ़ी बार अमेरिकन डेलीगेशन से मिल चुका है, उसकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अमेरिका हमेशा से एंटी इंडिया था, हमेशा से एंटी इंडिया रहेगा। दे डोंट ट्रस्ट अस, वी हैव मेड द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग देम। अमेरिका नोज दैट टेकिंग ऑन चाइना विल मीन, मतलब चाइना को हराने में वो बर्बाद हो जाएंगे अमेरिका। चाइना इतना कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव है, लेकिन अमेरिका को इतना पता है कि इंडिया अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, इंडिया को अभी भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और वो लगा पड़ा है करने में, और हम सो रहे हैं। अमेरिका हमें न्यूट्रलाइज इसलिए कर रहा है ताकि आगे जाके कंपटीशन सिर्फ चाइना के साथ रहे, सिर्फ एक टू सुपर पावर वर्ल्ड होए, ना कि कोई 3 या 4 सुपर पावर। मल्टीपोलर वर्ल्ड को रियलिटी होने से अमेरिका रोक रहा है, और उसमें सबसे पहला टारगेट इंडिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले भारत ईरान से सस्ते में तेल लेता था, और ये लॉजिकल चीज़ है। क्यों? ईरान हमारे देश के पास है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं। भारत और ईरान के टाइज बहुत पुराने हैं। भारत में जो सबसे पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका जो कैपिटल है लखनऊ, एक ईरानियन ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। अमेरिका ने बोला इंडिया को, आप ईरान से तेल नहीं लेंगे वरना हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। हम डर के मारे मान गए, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान ने कहा कि आप आ जाइए यहाँ, चाबहार पोर्ट बना लीजिए, और इसके थ्रू एंड थ्रू हम आपको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक आपको एक्सेस दे देंगे। वी वर लाइक वेरी फाइन, वेरी गुड। हमने बनाने की कोशिश की, 10 साल 12 साल बन रहा है। इसमें ईरानियंस ने भी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग की, कभी रुकवा देते थे, कभी स्टार्ट करवा देते थे। तो ठीक है, हम उतने एग्रेसिव प्लेयर्स हैं नहीं, तो हमने कभी पुश नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ना, काफ़ी स्ट्रेटेजिक हमने एनर्जी वहाँ लगाई चाबहार पोर्ट में। अमेरिकन ने बंद करवा दी। इस वॉर में अमेरिकन ने सबसे पहले फर्स्ट वीक के सेकेंड डे पे चाबहार पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। वी विल नेवर बी एबल टू गेट एक्सेस टू दैट पोर्ट अगेन, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2022 तक पहुंचते हैं, ठीक है। ईरान से हम तेल लेते थे 2018-19 तक। ट्रंप आया, ट्रंप ने मना करवा दिया। 2016 में ट्रंप आया पहली बार, उसने कहा कि भैया आप ईरान से तेल लोगे, आप पे सैंक्शन लगाऊंगा मैं ज़बरदस्त। तो हम डर गए, हमने कहा ठीक है मत लगाइए सर, हमें तेल चाहिए, हमारा देश एनर्जी हंग्री है। हम ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया, सऊदी से बढ़ा दिया। अब सऊदी महंगा तेल बेचता है, ठीक है, ईरान सस्ता तेल बेचता था। फिर 2022-2023 में आते हैं, हमने रशिया से तेल लेना स्टार्ट किया, क्योंकि रशिया हमारा पुराना मित्र है। रशिया ने हमें हर बार सपोर्ट किया है। जब रशिया यूक्रेन के साथ वॉर छेड़ रहा है तो हम उतना सपोर्ट कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे, क्योंकि जब वो तेल बेच रहे थे डिस्काउंट में, तब हम खुशी खुशी ले रहे थे। बाइडन के समय में हम खुशी खुशी तेल ले रहे थे। ट्रंप वापस आया, 2 उसने ऐसे मारे हमको कोड़े। पहला बोला कि सैंक्शंस तो मैं लगाऊंगा, ऊपर से टैरिफ्स और लगा दूंगा, और यही उसने किया। पहले हमारी कंपनीज को सैंक्शन किया, जो भी रशियन तेल खरीद रहा था उसको सैंक्शन किया। उसके बाद ट्रंप ने भारत पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगाए।
उससे हमारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में बहुत लॉस हुआ, हमारी डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत लॉस हुआ, हमारी फिशरीज़ में बहुत लॉस हुआ। तो अमेरिका फर्स्ट के नाम पे ट्रंप ने इंडिया को तो बहुत फड़के लगाई हैं, ठीक है, और वो अभी भी लगा रहा है। ये ईरान वॉर एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया के लिए कि वी हैव द पावर टू क्रिपल यू, बिकॉज नाउ लुक एट व्हाट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। क्योंकि ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, तो उनको जो सही लगा उन्होंने किया। उन्हें लगा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ेगा और पूरी दुनिया अमेरिकन और इसराइलीज को बोलेगी कि अपनी अग्रेशन बंद करो। प्रेशर पड़ रहा है पूरी दुनिया पे, सबसे ज़्यादा हिट इंडिया को हो रहा है क्योंकि हमारी 80% जो LPG है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो हमारे जो सिलेंडर्स हैं उसको भरा जाता है जो कतर से गैस आती है उससे, और हमारी लगभग 70% ऑयल इस एरिया से आती है। हमने काफ़ी लेट हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। हाँ, वेनेजुएला का तो मैं बात करना ही भूल गया। पहले तो हम वेनेजुएला से भी तेल लेते थे, ट्रंप आया बोला बंद करो ये। तो ट्रंप ने आने के बाद हमारा ईरान से तेल बंद करवाया, वेनेजुएला से तेल बंद करवाया और रशिया से तेल बंद करवाया। और हमारे देश में लोगों ने ट्रंप की मूर्तियाँ गाड़ी हैं। आप लोगों को हैरानी होगी जान के कि ट्रंप के मंदिर हैं हमारे देश में। इतना हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट में जीते हैं। अमेरिका इज आर नंबर 1 एनिमी, दे हैव जस्ट हिडन इट वेरी वेल एंड लुक एट हाउ डम वी आर, जस्ट लुक एट हाउ डम वी आर। इसी हफ्ते एक अमेरिकन नेशनल वैन डाइक पकड़ा गया है म्यांमार में रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए, उनको काउंटर इंसर्जेंसी और ड्रोन वॉरफेयर सिखाते हुए। अब सारा सोशल मीडिया, एक्स और ट्विटर पे सब लोग बोल रहे हैं कि वाह हमारे पास एक पत्ता आ गया है, ये खालिस्तान वाले इशू में हम मारेंगे। हमारे पास एक अमेरिकन नेशनल अरेस्ट हो गया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ सपोर्ट करा था, एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हम अमेरिका को सिखा देंगे। अच्छा, आपने एक अमेरिका के मर्सनरी को पकड़ा है जो एरा गैरा आदमी है। हमारे देश के, हमारी अभी की सरकार के सिटिंग मिनिस्टर्स, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बच्चे अमेरिका में बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का बेटे USA में है। कॉमर्स मिनिस्टर के दोनों बच्चे, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के दोनों बच्चे US में हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की बेटी भी US में है। अगर मैं अमेरिकन होता ना, मैं 4 फ़ोन लगाता। अगर मैं अमेरिकन होता, मैं CIA एक ऑपरेटिव होता, CIA ऑफिसर होता, मैं 4 फ़ोन लगाता। पहला तो इन तीनों मिनिस्टर्स के ऑफिस में लगाता, ठीक है, और चौथा मैं अमेरिकन मीडिया में लगाता और बोलता कि ये 3 जो भारत के मिनिस्टर्स हैं ना, बड़े बड़े हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चों के बारे में कोई न्यूज़ आने वाली है तो प्लीज़ आप अपनी जो वैन्स हैं वो रेडी रखिए। ये 4 फ़ोन कॉल में मुझे जो चाहिए होता ना इंडिया से मिल जाता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं है? इस पर क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? आप कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है? ठीक है, मैं मान सकता हूँ, आप बोल सकते हैं कि ये उन बच्चों की पर्सनल चॉइस है USA जाना, ओके, दैट्स फाइन। मैं भी USA गया था, मैं भी वहाँ 5.5 साल पढ़ा था, मुझे वहाँ नहीं रहना था वो अलग बात है, बहुतों को वहाँ रहना होता है, ये भी उनमें से कुछ लोग हैं। लेकिन अभी मैंने आपको जो सिनेरियो बताया, क्या आपको लगता है ये अनरियलिस्टिक सिनेरियो है? आप सही में सोचिए, अमेरिका जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो ऐसे मौके को क्यों छोड़ना चाहेगा? उनके पास तो इन सब के सारे बच्चों के तो ग्रीन कार्ड और वीज़ाज हाथ में है ना। तो अमेरिका हमको गले से भी पकड़ लेता है और नीचे से भी पकड़ लेता है, तेल भी बंद करवा देता है और इंजन डिलीवरीज, जेट इंजन की डिलीवरीज भी बंद करवा देता है। तो आप एज एन अमेरिकन सोचिए ना, आप अपनी कंट्री को फर्स्ट डालेंगे, मैं एज एन इंडियन सोच रहा हूँ मैं भी अपनी कंट्री को फर्स्ट डालूंगा। तो क्यों हमारे कंट्री में ऐसा कोई रूल या कोई बिल नहीं है कि अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, आपके बच्चे इंडिया में रहने चाहिए। आपके बच्चे सब USA में हैं, सारे मैक्सिमम ये जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन तीनों के बच्चे US में हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो गया? हो गया ना किसी लेवल पे, तो कहीं ना कहीं तो हो गया ना, दिक्कत तो है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। अब मैं आता हूँ अमेरिकन मेंटालिटी पे। दे आर द वेस्ट, दे आर लीडिंग द वेस्ट, दे वॉन्ट टू लीड द वेस्ट, एंड टू लीड द वेस्ट यू हैव टू डिस्ट्रॉय द रेस्ट, एंड अमेरिका विल डू दैट। दे हैव द पावर, they have the capability, and they have made inroads into every damn country. I am speaking to you via YouTube.
अगर मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकता तो मैं इसको एक्स पे डाल सकता हूँ। दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं, सारा कंट्रोल अमेरिका के पास है। इन अ वे हम लोग अभी भी कॉलोनाइज्ड ही हैं। नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का सेइंग, हेनरी किसिंजर का सेइंग हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीइंग अमेरिकाज enemy is deadly, but being America's friend is fatal. We have become America's friend and look at what the friend has done. क्योंकि उसको ईरान पसंद नहीं था, वहाँ की गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, उसने ऐसी लड़ाई छेड़ी है जिस पे सारा इम्पैक्ट इंडिया पे और चाइना पे आ रहा है। चाइना स्मार्ट था, 200 डेज ऑफ ऑयल रिजर्व्स रखे हुए थे। हम लोग बेवकूफ़ थे, हमने 25 दिन के ऑयल रिजर्व्स रखे हुए हैं। हमारी बैंड बच जाएगी अगर अमेरिकन ये लड़ाई कंटिन्यू करते रहे। In not just sorting out Iran, they will severely weaken us as an economic power. They will severely weaken us because this war is going to hit our economy like anything. Now, बाकी अमेरिका के एक्शंस देखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, करता आया है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, और हम इस बारे में अपसेट क्यों नहीं होते? मैं तो यही सोचता हूँ कि यार अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने बच्चों को अमेरिका भेजे जा रहे हैं। इंडिया में जॉब्स नहीं है क्या? मैं तो इंडिया में जॉब करता हूँ, तो आप कैबिनेट मिनिस्टर होके कैसे ऐसा कर सकते हैं? मेरे को नहीं समझ आता। मतलब सीरियसली, व्हाट इज़ द रैशनल? बस ऐसी क्या जॉब है वहाँ अमेरिका में जो आपके बच्चे यहाँ नहीं कर सकते? मेरे को ये बिल्कुल नहीं समझ आता। तो not only does America support a terrorist state like Pakistan, America has made enough inroads in India. They actually have a lot of push and pull. They know which groups to fund. They know how to create unrest. We are all sleeping, of course. आप नेपाल में भी देख लीजिए, they have gotten somebody pro-America in Nepal also. They've gotten somebody pro-West in Bangladesh also. Though it's very early to say तारिक रहमान BNP से हैं, इंडिया और BNP का उतना बुरा नहीं रहे जितना जमात के साथ रहता, तो ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए अमेरिका ने हमारे आसपास आग लगा रखी है। हमारी फाइटर जेट इंजन की जो डिलीवरीज हैं उनके हाथ में है, और इस ईरान के साथ जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से पूरा हमारा ऑयल और गैस उन्हीं के हाथ में हो गया है। सो वी हैव बिकम टू डिपेंडेंट। वी आर नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अमेरिका व्हेन वी शुड। We are not standing up against the West when we should, and I don't know why. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्यों, आप क्या लगता है आपको बिगर गेम क्या है? हाँ, हम अमेरिकन साइड क्यों टो कर रहे हैं, बताइए। क्योंकि मैं जिस तरीके के अमेरिका अभी पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरीके के उनके डॉक्यूमेंट्स, जिस तरीके के वो वाइट पेपर्स रिलीज़ कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू फिनिश आर तेजस प्रोग्राम, ठीक है। दे डू नॉट वॉन्ट अनदर चाइना कमिंग अप। चाइना स्टोल वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इसराइल से उन्होंने लावी टेक्नोलॉजी चुराई, अपना J-10 बनाया। अमेरिका से उन्होंने F-35 टेक्नोलॉजी चुराई, अपना J-20 और J-35 बनाया। चाइनीज़ इतने मुंह पे उनको बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारा F-35 चुराया, उसका टेक्नोलॉजी चुराया, और हम अपना जो जहाज बनाएंगे उसमें दिमाग में लगाएंगे, J-35 ही उसको बुलाएंगे। मुंह पे चाइनीज़ अमेरिकन को बोल रहे हैं कि वी हैव स्टोलन योर टेक्नोलॉजी। अमेरिकन डोंट वांट अनदर चाइना, सो दे आर गोइंग टू फिनिश इंडिया फर्स्ट। इट्स हैपनिंग। आप देख लीजिए, आप कितना भी रो लीजिए, आपके तेजस के इंजन नहीं आने वाले हैं। इतने जो हमने ऑर्डर दिए हैं ना, 200 प्लस जहाज के, इनको कंप्लीट करते करते भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जब 20 तक रह जाएगी ना, तब आके इसके इंजन आने लगेंगे। आप देख लीजिए, तेजस एज अ प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड बिकॉज वी वर स्टूपिड, वी वर नाइव। हम लोगों ने सोचा नहीं कि अमेरिकन ऐसा करेंगे। अमेरिकन प्लेड इट स्मार्ट, दे प्लेड इट वेरी वेल। दे कंट्रोल द इंजन डिलीवरीज। आपको जितनी छाती पीटनी है पीट लीजिए, वो नहीं देंगे। अब मैं आता हूँ थोड़े ब्रॉडर लर्निंग्स इस लड़ाई के। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसको इतना पावर प्रोजेक्शन फोर्स मानते हैं, उनकी बहुत लिमिटेशंस दिख रही हैं। अमेरिका के एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर निकल रहे हैं, एक को तो वापस लिया जा रहा है क्योंकि उसके लॉन्ड्री रूम में आग लग गई थी, और दूसरा जो है ना 1400 किलोमीटर दूर बैठा है ईरान से, क्योंकि फटी पड़ी है। क्योंकि एक ईरान की या 2 ईरान की मिसाइल जाके लगी ना, तो नाक कट जाएगी अमेरिकन की। तो इंडिया की नेवी को भी थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्या आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है? अगर आप अमेरिका हैं तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने देश से 10,000 किलोमीटर दूर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमें वैसी लड़ाई लड़नी है? नहीं लड़नी है।
हमारी लड़ाई इंडियन ओशन तक सीमित है, हम साउथ चाइना सी में भी क्यों लड़ेंगे? चाइना हमारा दुश्मन तो है नहीं, हमारा दुश्मन तो हमारे वेस्ट में बैठा है। चाइना के साथ हमारी डिसएग्रीमेंट्स और हमारी छोटी स्कर्मिशेस, इवन एक वॉर हो चुकी है, चाइना हमारा एनिमी नहीं है। उस तरीके की एक्शंस चाइना नहीं करता है जिस तरीके के पाकिस्तान करता है। चाइना के साथ वी कैन मैनेज, वी शुड मैनेज, इन फैक्ट दिस इज द टाइम टू वेक अप एंड एक्चुअली लुक एट चाइना एंड सी, वो भी सुपर पावर इंटेंशन से हैं, तो उनका भी कोई मूड नहीं है आपको एडजस्ट करने के लिए, आपको एडजस्ट करना होगा। तो आप अभी जैसे अमेरिका आपको एडजस्ट कर रहा है, चाइना भी आपसे एडजस्ट करवाएगा। आप सोच लीजिए, क्योंकि आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे वापस आते हैं। चाइना भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के संतुष्ट है, वो सबमरीन्स पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। हमें भी सोच लेना चाहिए कितने हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। सबमरीन्स का अभी भी सबसे लीथल सबमरीन्स है। नेक्स्ट आते हैं फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स में भी लिमिटेशंस हैं, और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, अरे हमारे देश में लोगों ने इतना रोया पीटा है कि हम रफाल ले रहे हैं, F-35 नहीं ले रहे, Su-57 नहीं ले रहे। आप खुद देख लीजिए, अमेरिकन खुद आधी से ज़्यादा लड़ाई 4.5 जनरेशन से लड़ रही हैं, बिकॉज इट्स चीपर टू फाइट दीज वॉर्स। आप हर बार स्टेल्थ जेट्स नहीं मिशन में भेज सकते, वापस आके उसकी इतनी मेंटेनेंस लगती है, उस पर उसकी सारी पेंट की कोटिंग देखनी होती है कि कहीं चिप नहीं आ गया, कहीं कुछ इफेक्ट नहीं हो गया, ह्यूमिड नहीं हो गया, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। यू नीड 4.5 and 4 जनरेशन फाइटर्स इन लार्ज नंबर्स, बट दे स्टिल हैव लिमिटेशंस। अमेरिकन्स एंड इजरायलीज, दे हैव टू रिलाई ऑन एयर टू एयर रिफ्यूलर्स टू इंश्योर कि उनके एयरक्राफ्ट जाएँ, वेपन गिराएँ और वापस आएँ। तो वो पहले उड़ते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, फिर वेपन्स गिराते हैं ईरान में, फिर वापस आते टाइम इजरायलीज तो फिर से रिफ्यूलिंग करते हैं। तो इजराइल ये पता है लड़ाई बिना अमेरिका के लड़ नहीं सकता। अगर अभी अमेरिका कट लेना, बोले कि भैया टाटा बाय बाय, हमारे घर पे अब डेड बॉडीज आ रही हैं, हम नहीं सह सकते, ईरान ऐसे मसल सकता है इजराइल को। इजराइल के पास होगी फायर पावर, बट दे विल रन आउट ऑफ देयर इंटरसेप्टर्स एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट विल बिकम वेरी डेंजरस, बिकॉज इजराइल इतने क्रेजी है कि वो सोचेगा कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचने लगेगा कि ईरान को और कोई तरीका नहीं है रोकने का। बट अमेरिका के बिना इजराइल तो पिट जाएगा, पिट ही रहा है, अभी भी पिट ही रहा है। तो फाइटर जेट्स की भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। 4.5 and 4 जनरेशन फाइटर जेट्स आपको नंबर्स में चाहिए। 5th जनरेशन का काफ़ी लिमिटेड रोल है। कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में तो इवन अमेरिकन अपने नहीं लेके जा रहे हैं। तो अब आते हैं मिसाइल्स पे। मिसाइल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि ईरान ने काफ़ी एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ाई लड़के दिखाया है कि हम 2-2, 3-3 मिसाइल मार मार के पूरी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं। आप यूएई का हाल देखिए, उनका रियल एस्टेट का हाल देखिए। ईरान ने टोटल कितनी मिसाइल्स मारी होंगी यूएई पे? 400। अगर आप हर मिसाइल भी 1 मिलियन की लेके चलें तो $400 मिलियन ईरान का खर्चा हो गया। यूएई से ना $10 बिलियन तो ऐसे ही उड़ गया था पहले दिन में। स्टॉक मार्केट तो अलग गिरा, रियल एस्टेट मार्केट पूरा ठप हो गया है। तो आप एसिमेट्री देखिए ना, मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, और मिसाइल प्रोग्राम होना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंकफुली हमारे पास है, ऑल थैंक्स टू आवर मिसाइल मैन द लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट इंडिया बिकम्स अ sovereign and secure nation. The missile technology is very important. Now let's come to drones. हर जगह बात फैल गई है ड्रोन्स। अभी इसमें ना सारे ड्रोन्स अच्छे नहीं हैं। ईरान के ड्रोन्स बहुत अच्छे हैं, शाहिद ड्रोन्स, जिनको रशियंस ने भी कॉपी कर लिया जिरान बना के, और अमेरिकन्स ने भी कॉपी कर लिया लूकस बना के। ये जो कामिकाजी ड्रोन्स है, ये हैं असली मज़ेदार ड्रोन्स। क्योंकि जो बड़े ड्रोन्स हैं, जैसे कि ये रीपर हो गया, जो इंडिया अमेरिका से लेना चाहता है, जो मिलियंस में हैं, वो पहली बात तो बहुत स्लो हैं। उनमें कोई काउंटर मेजर्स कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मतलब उन पर कोई मिसाइल फायर करे तो उन्हें उस मिसाइल से बचना नहीं आता है, वो एकदम डेड हैं। वो ठीक है, कुछ बॉम्ब्स गिरा दिए, कुछ मिसाइल गिरा दिए, लेकिन वो बहुत धीरे उड़ते हैं। ठीक है, वो आपको काफ़ी लंबे समय तक सर्विलेंस दे सकते हैं, लेकिन तभी दे सकते हैं ना अगर वो उस जोन में आपके अगेंस्ट कोई खतरा नहीं है। आप सोचो कि मैं सर्विलेंस दे दूंगा आपको, तो 2 मिसाइल आके मारेंगे, आपका ये इतना महंगा $16 मिलियन का ड्रोन गिर जाएगा। तो इन ड्रोन्स की बहुत लिमिटेशंस आ रही हैं। तो ये रीपर हो गया, और हेरॉन हो गया जो इजराइल यूज़ करती है, जो टर्की बनाती है TB2 और अकिंजे, ये ड्रोन्स की बहुत लिमिटेशंस है। लेकिन जो ईरान ने जैसी ड्रोन्स बनाई हैं, कामिकाजी ड्रोन्स, दीज आर प्रूविंग टू बी सुप्रीम। नाउ let us come to what India needs to do. 1, India needs to start preparing for war.
वॉट डू यू नीड, वॉट आर द 3 थिंग्स दैट एनी कंट्री नीड्स? क्या है वो 3 बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें जिससे कोई देश लड़ाई लड़ सकता है? फ्यूल, फूड एंड फायर पावर। आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास तेल होना चाहिए और आपके पास हथियार होने चाहिए। क्या हमारे पास फायर पावर है? हाँ और ना। काफ़ी चीज़ें हम बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें हम नहीं बना पाते। फाइटर जेट्स हमारे नहीं हैं, टैंक्स हमारे हैं और नहीं हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स हमारे हैं, ऑर्डर नहीं दिए हैं, ड्रोन्स हमारे हैं, उतने ऑर्डर नहीं दिए हैं, शिप्स हमारे हैं, ऑर्डर दिए हैं। फायर पावर हो गया, फूड हो गया। क्या हमारे पास खाना है? बिल्कुल है। हमारे किसान, नॉर्थ से लेकर साउथ चले जाओ, वेस्ट से लेकर ईस्ट चले जाओ, हमारे किसान उगा सकते हैं खाना पूरे देशवासियों के लिए अगर लड़ाई लग जाए। तीसरी चीज़, क्या हमारे पास तेल है, फ्यूल है? नहीं है। यहीं हैं हम कमज़ोर और इसी के बारे में हमें सोचना चाहिए था। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप होप करिए कि लड़ाई सॉल्व हो जाए और डिलीवरीज तेल की और गैस की रिज्यूम हो जाए, या आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, आप सोलर की तरफ जाइए। ठीक है, आप जितना सोलर यूज़ कर सकते हैं आप सोलर यूज़ कीजिए, और या फिर आप कोल पे जाइए, न्यूक्लियर पे जाइए। बट लेकिन गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, ट्रक्स कैसे चलेंगे? देखिए रेलवेज़ तो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रीफाई हो गया, हमारे एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, हमारे डीजल ट्रक्स जो पहाड़ों में नॉर्थ तक सामान पहुंचाते हैं, वो कैसे चलेंगे? गांव में तो चूल्हा जल जाएगा, शहरों में जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप कैसे खाना बनाएंगे? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आई थिंक एक नेशनल, हमारी जो गवर्नमेंट है, दे शुड मेक अ नेशनल कमिटी एंड दे नीड टू रियली थिंक अबाउट हाउ टू मैनेज फ्यूल। अगली लड़ाई में या अगली लड़ाई से पहले ये हमारा सॉर्टेड हो जाना चाहिए। अब आते हैं फायर पावर की एक बहुत बड़े इशू पे, जिस पे मुझे लगता है कि सरकार को कोर्स करेक्शन करना चाहिए, वो है अग्निवीर। अग्निवीर हटा देना चाहिए, ये समय नहीं है अग्निवीर का। मैं जानता हूँ कि आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, आप बचाइए, आप पैसे 10 जगह और बचाइए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वो हर जगह जाके बोलेंगे कि ये युद्ध का समय नहीं है तो लोग मान जाएंगे। युद्ध चलता, हमारे दरवाजे तक युद्ध चलता खुद आ रहा है, तो अब तो थोड़ा जग जाना चाहिए ना। अग्निवीर को हटा देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, नाक कटेगी वो अलग बात है, लेकिन अग्निवीर रख के क्या पॉइंट है? ये समय नहीं है, अभी तो आपको मैन पावर चाहिए फुल टाइम। और हमारा लॉजिक देखें ना आप, अग्निवीर को 4 साल के बाद हम उसमें डाल देंगे, CRPF में डाल देंगे, BSF में डाल देंगे, CISF में डाल देंगे। क्यों? क्या उस अग्निवीर ने वैसी ट्रेनिंग की? नहीं ना। CRPF, CISF, BSF की कैसी ट्रेनिंग होती है और फौज की कैसी ट्रेनिंग होती है, बहुत अलग होती है। अगर उसको CRPF, CISF, BSF में ही जाना था तो वो पहले ही उनका एग्ज़ाम नहीं दे देता। तो कोई बंदा फौज में आ रहा है, वो फौज में आ जाता है, फौज उसको अपने तरीके से ट्रेन करती है, उसके बाद वहाँ से उसको निकाल के आप ये होम मिनिस्ट्री के अंडर जो आर्म्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आप उसमें डाल देते हैं, वहाँ ट्रेनिंग अलग टाइप की होती है। तो ये कोई सेंस है क्या इस बात का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर से लीडरशिप स्ट्रक्चर तो कितना अलग है ना। फौज में ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, सबको पता है। इन्फेंट्री हो, फाइटर पायलट्स, तो एयरफोर्स में तो सारी लड़ाई ऑफिसर्स देखते हैं। नेवी में भी अगर आप देखें तो ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। अभी आप आ जाइए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पे आ जाइए, पहली बात तो यहाँ एक IPS ऑफिसर लीड कर रहा होता है जिसने खुद कभी कोई ऑपरेशन लीड नहीं किया होता है, लेकिन उसके नीचे ही CRPF, BSF, CISF, NSG, ये सब IPS ऑफिसर्स के नीचे हो जाती हैं जो कभी किसी ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब अग्निवीर जिसने यहाँ देखा है कि यहाँ ऑफिसर्स हमको लीड कर रहे हैं ऑपरेशन में, यहाँ आके तो गायब है ऑफिसर, तो आप क्या स्ट्रक्चर बदल रहे हैं? किस चीज़ का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। उल्टा करिए ना, CISF, BSF और इनको भेजिए फौज के पास ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तो उल्टा ही दिमाग लगा रखा है हमारे सरकार ने। हु इज़ मोर लीथल? आर्म्ड फोर्सेज ना, दे आर मोर लीथल, दे आर मोर डिसिप्लिन, दे आर मोर ट्रस्टवर्दी, दे शो अप वेन एवर द कंट्री हैज़ एन इमरजेंसी। आप इमरजेंसी में बुला के देख लीजिए, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आ जाते हैं, उनका एक ऑफिसर नहीं दिखता है, एक IPS ऑफिसर नहीं दिखता है। तो अग्निवीर तो हटा देनी चाहिए, ये तो एकदम दिस इज नॉट द टाइम फॉर अग्निवीर। थिएटर कमांड्स की इतनी बात चल रही है, ठीक है आप थिएटर कमांड्स बनाइए, बट वी आर वेरी बिहाइंड इन ड्रोन्स। हम खुश होते हैं छोटे मोटे वीडियोस देख देख के, नाग अस्त्र ने एक जाके फोड़ दिया,
आपको ना कम से कम 50 लाख ड्रोन चाहिए होंगे। इतनी लंबी हमारी बॉर्डर्स हैं, इतना वास्ट हमको स्पेस देखना है, हमको 50 लाख ड्रोन्स चाहिए होंगे। अभी आप इसमें क्या कर रहे हैं? क्यों हमारा कोई ड्रोन कमांड नहीं अभी तक सेटअप हुआ है? और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। यू नो वॉट कैन टेक इंडिया फॉरवर्ड? इट्स 10 पीपल लाइक बाबा कल्याणी एंड 10 पीपल लाइक लेट APJ अब्दुल कलाम। वी नीड 10, वी हैव वन, नॉट इवन वन नाउ, we have just one Baba Kalyani, we need 10. So we are severely lacking. I hope now that the war has reached our doorstep, हमारे इंडियन ओशन तक लड़ाई आ गई है, आई होप हम अब भी जग जाएं, क्योंकि ये लड़ाई अब कहाँ जाएगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। और भारत की अगली लड़ाई कब शुरू होगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना कह दूँ, मेरी लाइफ टाइम में भयंकर लड़ाई तो हम देखेंगे, कोई डाउट नहीं। मैं मेरी लाइफ टाइम तो बहुत लंबी चीज़ हो गई, मैं तो कहता हूँ हम 5 साल में एक भयंकर लड़ाई देखेंगे। अब वो 2 फ्रंट हो, 3 फ्रंट हो, 5 फ्रंट हो, 8 फ्रंट हो, आई हैव नो आइडिया। बट अमेरिकन्स हैव मेड अप देयर माइंड दैट दे वांट टू क्रश इंडिया, दे आर क्रशिंग इंडिया। वी आर साइलेंट, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग, बट इट शोज़ लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड विच इज़ ट्रू। हमारे पास उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं नहीं जितना हम सोचते हैं, तो जग जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का बस चलेगा तो वो इंडिया को एक ऐसी भयंकर लड़ाई में फंसा देगा कि इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट खतरे में आ जाएगा। अमेरिका वुड लव नथिंग बेटर देन दैट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ अमेरिका, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ अमेरिका। हम एक टाइम पे बहुत प्रो रशिया होते थे, लोग कितना भी बोल रहे हैं कि सोवियट्स ने हमारे इंस्टीट्यूशंस इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे, ये वो। सोवियट्स ने कभी ऐसी आग नहीं लगाई थी, कभी दोगलापन नहीं किया था सोवियट्स ने, कभी ऐसा नहीं था। जब तक वो हमारे साथ थे वो हमारे साथ थे, पाकिस्तान को वो घास भी नहीं देते थे। अमेरिकन ऐसे नहीं हैं, हमको भी वो दिखाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को वो एमराम पे एमराम बेच देंगे, बेचेंगे भी नहीं, फ्री में ही दे देंगे। तो अमेरिकन्स विल नॉट स्टैंड विद अस, वी आर फूलिश, ultra foolish if we think it is in India's interest to be on America's side. Being on America's side means 2 things. A, you either become like a small colony to them, कि आप ही माई बाप हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, जैसे गल्फ नेशंस ने किया, और अमेरिका ने तो रक्षा भी नहीं कर पा रहे वो तो। या तो आप वैसे बन जाइए, या आप पाकिस्तान जैसे बन जाइए कि अमेरिका ने आपको जब जहाँ यूज़ किया और निकल लिए। अमेरिका ऐसे ही करेगा तो एज किसिंजर सेड, बीइंग देयर एलाई इज फेटल। दिस वॉर इज मेंट टू अवेकन अस। हमें जग जाना चाहिए, हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अमेरिका के इंडिया के लिए कोई अच्छे इंटेंशंस नहीं हैं। उन्होंने हमारा गला भी पकड़ रखा है, उन्होंने हमारी बॉल्स भी पकड़ रखी हैं। ना तो हम तेल ले पा रहे हैं, ना हम अपने हथियार, अपना जेट इंजन ले पा रहे हैं। इनफैक्ट हम बेवकूफ़ हैं। अमेरिकन्स तो ईरानियंस को मुंह पे बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारा शाहिद रिवर्स इंजीनियर करके लूकस बना दिया। हमें F404 रिवर्स इंजीनियर करके अपना बना देना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। अमेरिकन्स को आप कब तक इतना भाव देते रहेंगे ना, तो जग जाना चाहिए। मतलब ये, अब मैं इससे ज़्यादा और क्या ही बोलूँ, काफ़ी लंबा वो हो गया, ब्लॉग हो गया, रैंट हो गया, जिसको जो समझना है वो समझे। लेकिन आई होप कम से कम एक इंसान तो सुन के बोले कि हाँ सही बात है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमने अमेरिका को बहुत ज़्यादा रूम दे दिया। अब वो हमारा IT सेक्टर भी कंट्रोल करते हैं, वो हमारी लाखों जॉब्स कंट्रोल करते हैं, वो हमारा फाइटर फ्लीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल करते हैं। उनकी वजह से अब हमारा ऑयल इशू हो गया है, वो भी इन अ वे वो कंट्रोल ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जिससे लेना चाह रहे हैं वो उनसे लेना हमको नहीं देते, सैंक्शन लगा देते हैं। तो उन्होंने तो उन्होंने हमारे हाथ पैर भी बांध लिए, मुंह पे टेप भी लगा दे, बस मुंह पे टेप लगाने की बात है, लेकिन उन्होंने हमको अच्छे से हर तरीके से घेर लिया है। अमेरिकन्स वांट टू शो दे आर द सुपर पावर, एंड फॉर दैट इफ दे हैव टू हर्ट इंडिया दे विल, बिकॉज दैट विल गिव चाइना अ बिग मैसेज कि वी टुक ऑन द 4th लार्जेस्ट कंट्री, नॉट डायरेक्टली, नॉट विद अ डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, बट बाय दीज मल्टीपल टेंटिकल्स, ऑक्टोपस की तरह घेर के इंडिया को दबोच लिया है। ये है मेरी टेकअवेज, ये है मेरी लर्निंग, ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग। आप अग्री करते हैं प्लीज़ लाइक करके कमेंट कीजिए, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्यों आप डिसएग्री करते हैं। क्या आपको सही में लगता है
हमें अमेरिकन पे भरोसा करना चाहिए, हमें अमेरिकन के साथ और साठगांठ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। आई सी देम एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इंडिया। इसी बात पे जय हिंद, जय भारत।